14वीं का चांद हो या मोहम्मद रफ़ी के गाने घंटों सुने जा सकते हैं। उनकी आवाज़ कानों को एक अजीब सा सुकून देती है और उनके गानों में भावनाओं को खूबसूरती से पिरोया जाता है। मोहम्मद रफ़ी जब मात्र 13 साल के थे तब उन्होंने पहली बार स्टेज पर परफॉर्म किया था। रफ़ी साहब अमृतसर के पास कोटल सुल्तान सिंह से ताल्लुक़ रखते हैं, पर जब वो सिर्फ 7 साल के थे तब वो अपने पूरे परिवार के साथ लाहौर चले गए। मोहम्मद रफ़ी को तानसेन कहा जाता था। रफ़ी साहब को संगीत विरासत में नहीं मिला। उनके परिवार का संगीत से कोई सरोकार नहीं था। परिवार की हालत भी कुछ ज़्यादा खास नहीं थी। रोज़गार के अवसरों की तलाश में ही वो अमृतसर से लाहौर गए थे। इनके बड़े भाई की नाई की दुकान हुआ करती थी और ये वहीं बैठकर कुछ न कुछ गुनगुनाते रहते थे। वहाँ दुकान पर एक फ़कीर आता था जो ऐसे ही पैसे नहीं मांगा करता था। वो पहले गाना गाता था और बेहद खूबसूरत गाना गाता था और उसके बाद गाने के पैसे लेता था। 7 साल के रफ़ी साहब को उसका गाना बहुत अच्छा लगता था। जब वो गाना गाकर चला जाता तब भी रफ़ी साहब उसका गाया हुआ गाना गुनगुनाते रहते और जब फ़कीर गांव में घूम घूम कर गाना गाता तो वो उसके पीछे पीछे भागते रहते। वो उसके गाने को पूरी तरह कॉपी करते थे। फिर धीरे धीरे उनकी आवाज़ लोगों को पसंद आने लगी। अब जब वो पूरा दिन अपने भाई की दुकान पर बैठे रहते थे तो लोग वहां आते थे। उनकी दुकान पर वो उनके गाने की तारीफ करके ही जाते थे, जिससे वो बहुत खुश होते थे। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम। इनके बड़े भाई मोहम्मद हमीद ने संगीत के प्रति जब इनकी इतनी रुचि देखी तो उन्होंने रफ़ी साहब को उस्ताद अब्दुल वाहिद खान के पास संगीत सीखने के लिए भेज दिया। एक बार आकाशवाणी लाहौर में गायक अभिनेता कुंदन लाल सहगल अपना प्रदर्शन करने आए हुए थे। इनको सुनने के लिए मोहम्मद रफ़ी और उनके बड़े भाई भी गए हुए थे। फिर अचानक बिजली चली गई और कुंदन लाल सहगल ने गाना गाने से मना कर दिया। फिर रफ़ी साहब के बड़े भाई ने आयोजकों से निवेदन किया कि भीड़ को शांत करवा दीजिए और मोहम्मद रफ़ी को गाने का मौका दे दीजिए। आयोजक मान जाते हैं और इस तरह मात्र 13 साल की उम्र में ही मोहम्मद रफ़ी को अपना पहला परफॉर्मेंस करने का अवसर मिलता है। यहाँ उन्हें प्रसिद्ध संगीतकार श्याम सुंदर ने भी सुना और वो काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने मोहम्मद रफ़ी को अपने लिए गाना गाने का न्योता दिया। मोहम्मद रफ़ी ने अपना पहला गाना एक पंजाबी फिल्म गुल बलोच के लिए गाया था, जिसे उन्होंने श्याम सुंदर के निर्देशन में 1944 में गाया। सन 1946 में मोहम्मद रफ़ी ने बम्बई आने का फैसला किया। उन्हें संगीतकार नौशाद ने पहले आप नाम की फिल्म में गाने का मौका दिया। रफ़ी साहब का जीवन और व्यक्तित्व तो बहुत सादा था। वो सभी प्रकार के व्यसनों से दूर रहते थे। वे ना ही तो शराब का सेवन करते थे और ना ही सिगरेट का। उनके लिए तो सब कुछ उनका गाना और स्टूडियो ही था। आज़ादी के बाद जब विभाजन हुआ और हर तरफ गम का माहौल छाया हुआ था, तब उन्होंने भारत में रहने का फैसला किया। रफ़ी साहब ने बेगम विकलिस के साथ निकाह किया था और उनके 7 बच्चे थे, 4 बेटे और 3 बेटियां। रफ़ी साहब ने अपने जीवन में बहुत सारे गाने गाए हैं, पर कितने गाए हैं इसकी संख्या का अंदाजा किसी को भी सही नहीं है। इससे जुड़ा एक किस्सा है। 1970 के दशक की बात है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने लिखा कि सबसे अधिक गाने रिकॉर्ड करने का श्रेय लता मंगेशकर को जाता है। लता जी ने कुल 25,000 गाने रिकॉर्ड किए हैं। रफ़ी साहब इस बात से ताल्लुक नहीं रखते थे, तो उन्होंने इसका खंडन करते हुए गिनीज बुक को एक चिट्ठी लिख डाली और उसके बाद हुआ ये कि जितने भी संस्करण गिनीज बुक ने निकाले उनमें दोनों गायकों के दावे साथ प्रदर्शित किए और मोहम्मद रफ़ी को 1944 और 1980 के बीच 28,000 गाने रिकॉर्ड करने का श्रेय भी दिया गया। इसके बाद विश्वास नेरुकर ने एक खोज की जिसमें उन्होंने पता लगाया कि लता मंगेशकर ने उस वक्त तक वास्तव में 1989 तक केवल 5,044 गाने ही गाए थे, जबकि जो दूसरे शोधकर्ता थे वो भी इस तथ्य को सही मान रहे थे। इसके बाद राजू भारतन ने अपनी रिसर्च में पाया कि 1948 और 1987 के बीच केवल 35,000 हिंदी गाने ही रिकॉर्ड हुए। अब ऐसे में रफ़ी साहब ने 28,000 गाने कैसे गाए, इस बात पर यकीन कैसे किया जाए। ये मामला इतना कंफ्यूजिंग था कि 1992 में गिनीज बुक ने इस रिकॉर्ड का नाम ही अपनी बुक से निकाल दिया। मोहम्मद रफ़ी को उनके सीधे हंसमुख और दरिया दिल स्वभाव के लिए जाना जाता था। वो हमेशा ही सबकी मदद करने को तैयार रहते थे और स्वभाव से तो वो इतने सीधे थे कि कई सारे फिल्मी गीत तो उन्होंने ऐसे ही दोस्ती यारी में बिना कोई पैसे लिए गा दिए। अगर उनके करियर के शुरुआती दौर की बात करें तो एक संगीतकार जोड़ी थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जिन्हें लक्ष्मी प्यारे के नाम से जाना जाता था।
उनके लिए उन्होंने बहुत कम पैसों में गाना गाया था। वो इतने सीधे और दरिया दिल थे कि गानों की रॉयल्टी को लेकर लता मंगेशकर के साथ उनका एक बार झगड़ा भी हो गया था। उस समय लता जी का कहना था कि गाने के बाद भी उन गानों से होने वाली आमदनी का एक अंश, जिसे रॉयल्टी कहते हैं, वो गायकों और गायिकाओं को मिलना चाहिए। पर रफ़ी साहब को रॉयल्टी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें तो बस गाना रिकॉर्ड करने से मतलब था, और वो इस बात से भी राजी थे कि एक बार गाने रिकॉर्ड हो गए और गायक गायिकाओं को उनकी फीस मिल गई तो उनको और फीस की डिमांड नहीं करनी चाहिए थी। इस पर लता जी तो भड़क गई और बोली कि ठीक है रफ़ी साहब, मुझे आपके साथ गाना ही नहीं है। और तब से दोनों ने साथ में करीब 3 साल तक कोई गाना नहीं गाया। फिर एक दिन नरगिस ने रफ़ी साहब को कहा कि आप लोग साथ में गाना गाइए, लोग आप दोनों की आवाज़ को कितना प्यार दे रहे हैं। उसके बाद रफ़ी साहब ने लता जी को एक चिट्ठी लिखी और कुछ वक्त बाद दोनों ने वापसी कर ली, और तब से लेकर आज तक उनके गानों को पसंद किया जाता है। किस्से कहानी में आज बस इतना ही। ऐसी ही और कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए किस्से कहानी।